नेक्स्ट टॉपिक इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एक ऐसे डायग्राम है जिसमें जो करंट है और जो ईएमएफ रहती है, इन दोनों को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करके चलते हैं, सो दैट इनको आपस में समझना, इनके रिलेशनशिप को समझना काफ़ी आसान हो सके। तो जैसा हम ऑलरेडी रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का केस अलग अलग देख चुके हैं कि रजिस्टर के केस में जो ईएमएफ है और जो करंट है वो आपस में इन फेज चलते हैं, कोई भी फेज डिफरेंस आपस में नहीं होता है। दैट मीन्स दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं एग्जैक्टली सेम टाइम पे ज़ीरो पे आती हैं और सेम टाइम पे ही पीक वैल्यू को अचीव करती हैं, अटेन करती हैं। सिमिलरली जो कैपेसिटर था, इसमें हमने देखा था कि जो ईएमएफ है वो लैग करती है और जो करंट है वो लीड करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। एंड जो इंडक्टर रहता है उसमें ईएमएफ लीड करती है और करंट लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। ये वो चीज़ है जो हम पढ़ चुके हैं, ये इतना पार्ट जो नीचे लिखा है। अब इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली देखो यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जैसे ये पॉइंट कर रहा है ना, तो इधर हम कंसिडर करते हैं द जीरो फेज, यहाँ पे एंगल जीरो है। एंड इस डायरेक्शन में एंगल को हम इंक्रीज होता हुआ रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इंक्रीज करेगा या फेज इंक्रीज करेगा, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्रीज, यहाँ 180 डिग्रीज, यहाँ 270 डिग्रीज एंड अगेन यहाँ पे 360 डिग्रीज हो जाने वाले। या फिर अगर हमने रेडियंस में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो, यहाँ हो जाएगा π/2 रेडियंस, π/2 में π/2 ऐड करते जाना है हमें, यहाँ हो जाएगा 2π/2, दैट मीन्स पाई। फिर हम π/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3π/2 एंड फिर π/2 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4π/2, दैट मीन्स 2π। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हो। बात वही है कि एंगल ने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर में जैसे हमने देखा दोनों क्वांटिटीज इन फेज हैं, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे वो स्टार्ट कर रही है, ठीक है। सेम पॉइंट पे दोनों की वैल्यू जीरो होती है बिकॉज, तो दोनों को हमने ओरिजिन से स्टार्ट करा और देखो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही दोनों क्वांटिटीज लाई कर रही हैं। दिस रेड क्वांटिटी इज द ईएमएफ एंड दिस ब्लू एरो दैट इज द करंट। अगर गलती से हमने ऐसे शो कर दिया, दोनों में गैप शो कर दिया, फिर तो हो जाएगा कि दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्वांटिटीज आनी चाहिए, तभी क्लियर होगा कि दोनों क्वांटिटीज इन फेज हैं, राइट। देन इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो लीड करता है, जो ईएमएफ है वो लैग करती है बाय π/2। तो देखो ईएमएफ को तुमने वैसे ही शो करा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, बिकॉज ईएमएफ का तो वही एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, इज इक्वल्स टू E0 एंड साइन ω/t। ईएमएफ का जो फेज है वो तो ω/t ही है, तो उसको हमने बिल्कुल वैसे ही शो करना डायग्राम में। और जो करंट है उसे उस हिसाब से एडजस्ट कर देना। जैसा हमें यहाँ पता है करंट है वो ईएमएफ से π/2 आगे होगा, आगे होने का मतलब है एंगल उसका ज़्यादा होगा, इसलिए लेफ्ट साइड की तरफ उसको हमने शो करा, देखो यहाँ पे 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस दिखा के। सिमिलरली इंडक्टर के केस में भी क्वाइट सिमिलरली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ को ड्रॉ कर देना है, जिसका फेज क्या है, यहाँ भी ω/t है, बिकॉज E इज इक्वल्स टू E0 साइन ω/t। ये तो यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। डिफरेंस क्या आएगा करंट के एक्सप्रेशन में, यहाँ पे जो करंट होता है वो क्या करता है, लैग करता है, तो इसको आपने ईएमएफ से देखो π/2 पीछे दिखाना है, राइट। दैट मीन्स एंगल कम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। ईएमएफ यहाँ लीड कर रही है और जो करंट है वो लैग कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो ये होते हैं हमारे फेजर डायग्राम, जो आप आगे भी देखोगे काफ़ी सारे टॉपिक्स में हम यूज़ करने वाले हैं इन दिस वीडियो। देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो, दैट इज AC थ्रू अ सीरीज LCR सर्किट। नाउ LCR सर्किट का मतलब क्या है, इसमें तीनों ही कंपोनेंट्स आपने AC के साथ कनेक्ट किए होंगे, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी और रजिस्टर भी, ठीक है। अब इसको आप LCR कह दो, RLC कह दो, बात एक ही है, तीनों चीज़ों को आपने सीरीज में कनेक्ट करना है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो रजिस्टर, इंडक्टर एंड कंडक्टर, RLC तीनों चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट करके एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ईएमएफ जो होगी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दैट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू E0 साइन ω/t। एंड किसी भी मोमेंट पे मान लेते हैं जो इंस्टेंटेनियस करंट रहेगा उसकी ये डायरेक्शन एंड कैपिटल I मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ऑब्वियसली चेंज करता रहेगा ना थोड़े थोड़े टाइम बाद पीरियडिकली, बट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लेते हैं कि ऐसा है, राइट। तो जो करंट होगा, बिकॉज ये तीनों क्वांटिटी सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों में सेम ही करंट पास होगा। देखो I ही यहाँ से पास होने वाला है, I ही यहाँ से होगा और I ही इसमें से पास होने वाला है। डिफरेंस क्या आएगा, सभी के केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, बिकॉज
तीनों की जो ऑपोजिशन होगी करंट के लिए वो सेम नहीं होने वाली है। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे आर, ठीक है। इसकी ऑपोजिशन कितनी होने वाली है, दैट इज एक्स एल, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड ये कितनी ऑपोजिशन ऑफर करने वाला है, दैट इज एक्स सी, दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ओहम्स लॉ को हमने यूज करके देखो लिख दिया पोटेंशियल ड्रॉप को। इसके लिए ई इक्वल्स टू आई आर, इसके लिए हो जाएगा ई एल इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल, एंड यहाँ पे ई सी इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी। यहाँ पे जस्ट हमने आर की जगह उनकी रिएक्टेंस को लिखना है, इतने डिफरेंस है। अब देखते हैं इस फेजर डायग्राम को। सो फर्स्टली सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है दैट इज द रजिस्टर, और रजिस्टर में दोनों ही चीज़ें इन फेज चलती हैं। तो देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है उसके लिए जो करंट है, और ये है उसके लिए जो ईएमएफ होगी, ठीक है, दैट इज द ई आर। यहाँ आई आर लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज तीनों ही चीज़ों में जो करंट है वो बिल्कुल सेम ही पास होने वाला है, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो आई आर भी यही है, आई एल भी यही है, और आई सी भी यही है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज द ई आर, ठीक है। रजिस्टर का हो गया कि दोनों चीज़ें सेम ही फेज में है, दिस इज डन। देन कैपेसिटर की बात कर लेते हैं पहले। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट लीड कर रहा है, कौन सा करंट है कैपेसिटर के लिए, यही है, करंट लीड कर रहा है। तो ईएमएफ इससे पाई बाय 2 पीछे होने वाली है, ठीक है। तो 90 डिग्रीज का एंगल बना के पीछे की तरफ हमने इसकी ईएमएफ को दिखा दिया, दैट इज द ईसी। ये भी हो गया, ठीक है, दिस इज द ईसी, ये भी हमने दिखा दिया। देन इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर में अगर करंट लीड करता है तो इंडक्टर में ईएमएफ लीड करती है बाय पाई बाय 2। ईएमएफ लीड करने का मतलब क्या है, जो करंट है वो पीछे होगा। तो देखो ये है इंडक्टर का करंट, ये पीछे है, तो इससे आपने पाई बाय 2 आगे यहाँ पे दिखा दिया किसको, ईएमएफ को, दिस इज द ई एल। तो इस तरह से आपने इसको भी देखो डायग्रामेटिकली शो कर दिया, ठीक है। तो इस फेजर डायग्राम में इस तरह से हमने तीनों का जो करंट है वो तो सेम ही था ये वाला, और तीनों की जो ईएमएफ है उसको हमने प्लॉट कर दिया। तीनों के केस में सेम ही करंट है, इसलिए डायग्राम काफ़ी सिंपल सा फिलहाल बना। अगर सोच के देखो अगर तीनों के लिए करंट भी अलग अलग होता फिर तो ऑब्वियसली ये कुछ हमें समझ भी नहीं आता, इतनी सारी क्वांटिटीज हो जाती है यहाँ पे। तीनों के लिए जो करंट है, तीनों का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल ड्रॉप कह लो, ठीक है, 6 क्वांटिटीज, राइट। सो दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्लॉट, है ना। सो इस तरह से हमारा ये फेजर डायग्राम तैयार हो जाता है। अब इस डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं, इन सभी ईएमएफ्स का रिजल्टेंट निकालने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें डायरेक्टली जो नज़र आ रही है कि जो ई एल है और जो ई सी है कि एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर देंगे। हमें क्या पता कि जो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है भी या नहीं है। अगर तो देखो ई एल और ई सी मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल हो फिर तो डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं और हमारे पास सिर्फ ई आर बचने वाला है। इन सच अ केस जो ये ई एम एफ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो इस चीज़ की होगी वही वैल्यू आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस ई आर की देखने को मिलेगी। बट हर बार ऐसा थोड़ी ना कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ये ई एल और ये सी। दोनों में से अब हमें नहीं पता कि दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, छोटी क्वांटिटी कौन सी है, तो मान लेते हैं, एक बार मान के चलते हैं कि जो ई एल है दैट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ ई सी, ठीक है। ई एल बड़ा है ई सी से, बाय द वे उल्टा भी मान के चल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस में पड़ेगा नहीं। तो ई एल को अगर मैं लार्ज मानता हूँ ई सी के मुकाबले तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, बट ई एल में से काफ़ी पार्ट ई सी की वजह से डिक्रीज हो जाने वाला है ना। एंड ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा इन दोनों का वो कितना मिलेगा, ई एल माइनस ई सी, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर क्वांटिटी जो ई एल है। सो अब इन दोनों को हमें सोचना नहीं है, हमें क्या सोचना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, सिर्फ ये है ई एल माइनस ई सी। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है, एक तो ई एल माइनस ई सी और दूसरी क्वांटिटी है ई आर, ठीक है। अब जब भी इस तरह से दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास एंड दोनों के बीच में आप एंगल देख रहे हो यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक है। तो दोनों की वजह से जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए वो हमें किस तरह से मिलता है, जो ये रिजल्टेंट है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से पैरेललोग्राम बना लेते होते हैं एंड देन इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दैट गिव्स अस द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही करा, एक यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ करा एंड ये रहा उसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है दैट इज द रिजल्टेंट ईएमएफ जो ये है। अब यहाँ आपके पास बन रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हमने नेम दे दिया ओ ए बी, सब गौर करेंगे इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। वी कैन यूज
ओ बी का स्क्वायर दैट इज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ई का स्क्वायर, जो ओ बी है वो तो ई है ना, उसका जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कैपिटल ई का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ओ ए, क्या है, ओ ए है ये वाली क्वांटिटी विच इज द ई आर, तो हमने इसकी जगह लिख दिया ई आर का स्क्वायर। एंड ए बी क्या है, जो ए बी है दैट इज बेसिकली नथिंग बट ई एल माइनस ई सी, तो यहाँ लिख दिया ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स ही यहाँ पे देखो चलने वाली है, ठीक है। देखो जल्दी से देखते हैं, ई का स्क्वायर था यहाँ पे, हमें फाइंड करना है ई, तो यहाँ हमने कर लिया स्क्वायर रूट, सेम क्वांटिटी को लिख दिया। सभी की जो वैल्यूज़ थी जो हमने डायग्राम में भी यहाँ पे लिखी थी, ये 3 वैल्यूज़, ठीक है, इनको हमने यहाँ पे लिखा, आई आर, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्स सी, एंड देन आई हर जगह से कॉमन आ रहा है, अंदर आप देख रहे हो स्क्वायरिंग भी है, तो आई का स्क्वायर है और ऊपर से स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा और तब जाके ये बाहर यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आई की फॉर्म में, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है द रिजल्टेंट ईएमएफ का, टोटल ईएमएफ का। अब यहाँ से अगर मुझे करंट लिखना हो, इंस्टेंटेनियस करंट, तो उसको मैं लिख दूंगा ई अपॉन ये सारा इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। और आप गौर करोगे यूजिंग द ओम्स लॉ, जो आई है उसे किस तरह से लिखते हैं, ई अपॉन आर लिखते हैं, है ना। दैट मीन्स आमतौर पे अगर रेजिस्टिव करंट की मैं बात कर रहा हूँ पहले सिंपली, तो जो आर रहती है वो रेजिस्टेंस रहती है। अब यहाँ पे तो 3 क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ एल भी है, यहाँ सी भी है, यहाँ आर भी है, तीनों कुछ ना कुछ ऑपोजिशन दे रहे हैं। ये आर ऑपोजिशन दे रहा है, ये एक्स सी ऑपोजिशन दे रहा है, ये एक्स एल ऑपोजिशन दे रहा है। अब जो ये वाली नीचे वाली हमारी इतनी टर्म आई है, ये टोटल ऑपोजिशन है। एंड अब जब ये तीनों की ऑपोजिशन ऐड होगी तो हम इसको एक नाम से जानते हैं, हम इसको इम्पिडेंस बोलते हैं। ध्यान दो, जब आर अकेला था हमने इसको बोला रेजिस्टेंस, जब एक्स सी अकेला होता है तो अब हम इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब एक्स एल अकेला होता है तब इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन जब तीनों ही चीज़ें आपस में एडअप हो जाती हैं इन द सेम सर्किट, तब टोटल जो ऑपोजिशन रहती है उसे बोला जाता है इम्पिडेंस। एंड इसको इस तरह से बाय सिंबल Z हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पूरी टर्म को हमने Z से रिप्लेस कर दिया और हमारे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाता है, I इज इक्वल्स टू ई अपॉन जेड, ठीक है। क्वाइट सिमिलर, जैसा रजिस्टर के केस में हम ऐसा लिखते हैं V इज इक्वल्स आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, है ना। कुछ उसी की तरह का आप देखोगे, मिलता जुलता जस्ट एनालॉगस एक्सप्रेशन है। सो जो LCR सर्किट है उसकी ओवरऑल इम्पिडेंस को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू ये पूरा जो पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इनकी भी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, जो एक्स एल था वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एल के, जो एक्स सी होता है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एल इज द इंडक्टेंस एंड जो सी है दैट इज द कैपेसिटेंस। तो इनकी वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो ओमेगा इंटू एल आ गया और यहाँ आ गया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है टोटल इम्पिडेंस ऑफ द LCR का। अब देखो कुछ केसेस को लेके चलते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में कुछ कंसिडर किया था कि मान लेते हैं कि जो EL है वो यहाँ पे बड़ा है EC से। अब हमें नहीं पता कि ऐसे ही होगा, है ना। तो कुछ केसेस मान लेते हैं कि क्या हो अगर EL बड़ा होगा EC से, क्या हो अगर EC बड़ा होगा EL से, और क्या होगा अगर ये दोनों ही क्वांटिटीज इक्वल होंगी। तो 3 यहाँ पे अब हम अलग अलग केसेस को लेके चलने वाले हैं। पहले तो यही चीज़ है कि EL अगर बड़ा है EC से, ठीक है। अब देखो अगर EL बड़ा होगा EC से, तो ज़रा यहाँ पे दोबारा से गौर करो, अगर EL बड़ा होगा EC से तो ऑब्वियसली XL भी बड़ा होगा XC से, बिकॉज करंट दोनों के लिए सेम है, सही है ना। जो EL बड़ा होगा अगर EC से, तो मैं कह सकता हूँ कि XL भी बड़ा होने वाला है XC से। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो इसलिए दोनों ही क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, ठीक है। सिमिलरली EL ज़्यादा है EC से, तो ये दोनों ही केसेस बेसिकली मतलब सेम ही चीज़ की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर इस तरह से हो, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसा यहाँ पे हमने एक देखो ट्रायंगल बनाया ना, ये तो था EMF के लिए, तो वैसा ही मिलता जुलता ट्रायंगल हम यहाँ पे साइड पे बना लेते हैं फॉर द इम्पिडेंस, ठीक है। गौर करना आप जरा ध्यान से, फर्स्टली इस चीज़ को बनाते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये किस चीज़ के लिए है, दैट इज EMF फॉर द रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से बिल्कुल मैं क्या करने वाला हूं, उसकी जो ऑपोजिशन है उसको दिखाने वाला हूं। रेजिस्टर के लिए जो ऑपोजिशन होती है दैट इज कैपिटल R, तो उसको दिखा दिया, ठीक है।
फिर जो ये था दिस इज, या ऐसा करते हैं पहले ये चीज़ बनाते हैं, जो ए बी वाला पार्ट रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज ई एल माइनस ई सी, तो इसको मैं इम्पिडेंस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ या उसकी ऑपोजिशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, एक्स एल माइनस एक्स सी। और जो इम्पिडेंस है वो तो दोनों का सम है, दोनों का वेक्टर सम है, दोनों का रिजल्टेंट है वो ये वाला आएगा, जो ये हम इस तरह से डायगोनल बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ था ई टोटल ई एम एफ, तो यहाँ आ जाएगा टोटल जो इसकी इम्पिडेंस है दैट इज द जेड, इस तरह से। तो बेसिकली यही जो फेजर डायग्राम में जो आपके पास ट्रायंगल मिल रहा है ओ ए बी, ये था ईएमएफ के लिए, तो वैसा ही ट्रायंगल अब यहाँ पे हमने बना दिया फॉर द ऑपोजिशन या फिर फॉर द इम्पिडेंस। इसे बोला जाता है इम्पिडेंस ट्रायंगल। एंड यहाँ पे उसी तरह से 90 डिग्रीज का एंगल है, और जैसे यहाँ पे फाई का फेज डिफरेंस दिखा रखा है, वैसे यहाँ पे भी जो ये फेज डिफरेंस है दैट इज एंगल फाई। चलो अब पहला केस देखते हैं, जो हमने बोला कि एक्स एल ज़्यादा है एक्स सी से, या ई एल ज़्यादा है ई सी से। इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम में, आपको पता लग रहा है कि जो ईएमएफ है वो देखो वो क्या है, यहाँ रिजल्टेंट ईएमएफ ये है, और जो करंट है वो ये है, दैट मीन्स ईएमएफ लीड कर रहा है करंट से बाय एंगल ऑफ फाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही लिखा कि इसमें ईएमएफ लीड करता है करंट से बाय द फेज एंगल ऑफ फाई। एंड अगर इस फाई की वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं तो इसी इम्पिडेंस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। यही जो इम्पिडेंस ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया देखो, उसी को यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ठीक है। एक्स एल ज़्यादा है एक्स सी से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एल माइनस एक्स सी, ऑब्वियसली, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिख रखा है देखो एक्स एल माइनस एक्स सी। जब उल्टा मान के चलेंगे कि एक्स सी बड़ा है तो एक्स सी माइनस एक्स एल यहाँ पे हो जाने वाला है। तो फिलहाल एक्स एल माइनस एक्स सी। अब अगर यहाँ पे फाई की ये वैल्यू निकालनी है हमें कि ई एम एफ जो करंट से लीड कर रही है ये एग्जैक्टली कितने एंगल से ज़्यादा है, कितने एंगल से लीड कर रही है, तो इस फाई को मैं इस इम्पिडेंस ट्रायंगल से बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला टेन फाई, तो जो टेन होता है और टेन ऑफ एनी एंगल दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बेस कौन हो जाएगा, दिस आर। तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, यहाँ से आपके पास टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर टेन फाई की वैल्यू आपको पता लग जाती है तो वहाँ से आप आसानी से फाई की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है। इंडक्टिव सर्किट क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज हमने जैसे देखा इस केस में भी ईएमएफ लीड कर रही है करंट से, है ना। ओवरऑल इसका नेचर भी वैसे ही है जैसे इंडक्टर वाले सर्किट का था, उसमें भी जो ईएमएफ थी वो लीड करती है करंट से। इसीलिए इस सर्किट को भी जब एक्स एल ज़्यादा होगा एक्स सी से तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, एक इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ खासियत है इंडक्टिव सर्किट की। पहला जो ये बोला हमने एक्स एल ज़्यादा होगा एक्स सी से, दूसरा ई एल ज़्यादा होगा ई सी से। दोनों क्वांटिटीज में आप देख रहे हो ना, एक्स एल ये इंडक्टर का है, ई एल ये भी इंडक्टर का है। तो यहीं से आपको याद रह जाएगा कि ऐसा सर्किट जिसमें एक्स एल ज़्यादा है और ई एल ज़्यादा है, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, तो यहाँ पे इस तरह के सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है, राइट। एंड सेकेंडली जैसा हमने देखा ईएमएफ यहाँ पे लीड करती है करंट से बाय द फेज एंगल ऑफ फाई, ठीक है। एंड क्वाइट सिमिलरली इसके बाकी केसेज हैं, आप देख सकते हो। इसमें हमने मान लिया एक्स सी ज़्यादा है एक्स एल से, तो यहाँ इस बार क्या आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपने टेन फाई निकाल लेना है, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर आ जाएगा। एंड इस तरह के सर्किट को बोला जाता है कैपेसिटिव सर्किट, एंड ये उसकी प्रॉपर्टीज हो जाने वाली हैं, राइट। इसमें करंट लीड करेगा ईएमएफ से बाय फेज एंगल ऑफ फाई, ये इतना एंगल है फाई। एंड लास्ट केस जब दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, एक्स सी और एक्स एल इक्वल हैं, दैट मीन्स ई सी और ई एल इक्वल है। ऐसे केस में फेज डिफरेंस कोई है ही नहीं दोनों के बीच में, फाई इज इक्वल्स टू जीरो। फाई इज इक्वल्स टू जीरो मतलब दोनों सेम ही फेज में है, ईएमएफ भी और करंट भी। इस तरह के सर्किट को अब बोला जाता है प्योरली रेजिस्टिव। ये इंडक्टिव सर्किट भी नहीं है, अब कैपेसिटिव सर्किट भी नहीं है, बिकॉज दोनों ही क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, तो एक दूसरे को ये क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, राइट। ऐसे केस में जो ओवरऑल इम्पिडेंस भी होगी सर्किट की वो सिर्फ एंड सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल ही हो जाने वाली है, ओके। इसलिए हमने इसको बोल दिया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एंड जैसा हमने इंस्टेंटेनियस करंट को लिखा था इस तरह से ई अपॉन जेड, इसके लिए जो पीक करंट है उसको भी हम लिख सकते हैं दैट इज ई नॉट अपॉन जेड। एंड यहाँ पे दिखा जाए तो जेड की जगह पार भी रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज जो टोटल इंपिडेंस है वो रेजिस्टेंस के ही इक्वल है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। मोर ओवर दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट टू से इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आई नॉट बाई स्क्वायर रूट टू है, ये बन जाएगा आई आर एम एस। एंड जो ई नॉट बाई स्क्वायर रूट टू है ये बन जाएगा ई आर एम एस, ठीक है। तो यहाँ भी z है, z की जगह पार भी लिखना चाहो तो ये भी एक्सप्रेशन आपका वैलिड होगा यहाँ पे फॉर द थर्ड केस जब ई एल और ई सी आपस में इक्वल है, या एक्स सी और एक्स एल आपस में इक्वल है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस इन द एलसीआर सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सीरीज एलसीआर को रेजोनेंस कंडीशन में तब बोला जाता है जब इसमें से पास होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो आई जो है वो मैक्सिमम हो और जो इम्पिडेंस हो वो कैसी हो, ऑब्वियसली मिनिमम हो। इम्पिडेंस कम होगी, जब ऑपोजिशन कम होगी करंट के लिए तभी करंट मैक्सिमम होगा। मेक सेंस? ठीक है। एंड ये कब होता है? जब एक्स सी और एक्स एल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों? जैसा हमने देखा ऑलरेडी एक्सप्रेशन एलसीआर के लिए, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन दिस इज टोटल इंपेडेंस, है ना। अगर इस चीज़ को हमें मैक्सिमम करना है, करंट को मुझे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली इस इंपेडेंस को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। इसको मैं कम कैसे करूंगा? अगर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएं तो ये पार्ट कट ही जाएगा, है ना। सिर्फ इतना पार्ट होगा और उसको सॉल्व करके जैसा हमने ऑलरेडी देखा ही है, ये पार्ट आ जाता है, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर आ जाता है। ऐसे केस में ये जो करंट होता है ये हमारे पास मैक्सिमम करंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कंसिडर करके चलने वाले हैं कि अगर मुझे पीक करंट चाहिए तो मैं पहले तो आई नॉट को ऐसे लिख दूंगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन द टोटल इम्पिडेंस। ठीक है, एंड एक्स एल को एक्स सी के हम इक्वल रख देने वाले हैं। अच्छा, करंट तो हमें पता है, ठीक है, वो बाद में निकाल भी लेंगे दोबारा से कि आई इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर आने वाला है। बट उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्स एल और एक्स सी इक्वल है तो ये कब होगा, करंट की कितनी एंगुलर फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक्स एल की वैल्यू जो होती है ओमेगा इंटू एल वो लिख दी, एक्स सी को हमने लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड यहाँ से ओमेगा की वैल्यू वो हमने निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड जैसा हमें पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला ये भी होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ तो वहाँ से इस तरह से फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स अगर करंट इतनी फ्रीक्वेंसी पे पास करेगा, ठीक है, ये करंट की अगर फ्रीक्वेंसी होगी तब जाके जो एक्स एल है और जो एक्स सी है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा और जो इंपेडेंस है सर्किट की वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई जो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसे बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। फिर वही चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एक्सएल जब एक्सी के इक्वल होगा तो बाकी इंपेडेंस कट जाने वाली है, सिर्फ ये चीज़ बचने वाली है, एंड आई नॉट का रिलेशन ये बन जाता है ई नॉट अपॉन आर। अब जितना भी ये पूरा पार्ट है इसको देखो समराइज कर रखा है कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेजोनेंस वाले सर्किट के। एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, ऐसे आप बोल सकते हो कि ई एल ई सी के इक्वल होता है, या वी एल इक्वल टू वी सी ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो चाहे, ठीक है, कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो। देन करंट मैक्सिमम होता है और इम्पिडेंस मिनिमम होती है, और एक होती कितनी है एग्जैक्टली, सिर्फ z इज इक्वल्स टू आर के, बिकॉज एक्स एल और एक्स सी तो आपस में इक्वल हो जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, बिकॉज दोनों में जो डायरेक्शन है वो भी कैसी थी, ऑपोजिट थी, है ना। प्योरली ये रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है बिकॉज इम्पिडेंस में सिर्फ एंड सिर्फ बचता ही रजिस्टर है, एंड जो करंट एंड ईएमएफ है वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल फेज में होते हैं। यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, दैट मीन्स फाई की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो होती है यहाँ पे। सो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे रेजोनेंस वाले सर्किट के, आपसे पूछे जा सकते हैं। रेजोनेंस सर्किट का जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरह का बनता है, जैसा हमने बोला करंट मैक्सिमम कब देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलेगा जिसको हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला, एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उसको लेट से हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं आमतौर पे। इतनी पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होने वाला है, दैट मीन्स इससे कम भी फ्रीक्वेंसी करोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कम भी होगी इससे तो भी करंट डिक्रीज होगा, और इस ओमेगा नॉट से ज़्यादा भी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी तब भी जो करंट है ये थोड़ा सा इससे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको देखो नज़र आ रहा है इस डायग्राम, इस ग्राफ में ओमेगा एंड करंट का ये ग्राफ है। दिस इज द ओमेगा नॉट, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसपे जो मैक्सिमम करंट है आपको देखने को मिल रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्राफ एक पीक ले रहा है, उससे कम भी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है फिर भी ये ग्राफ नीचे को आ रहा है, एंड इससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फिर भी ये ग्राफ देखो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स करंट कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। मोर ओवर यहाँ पे दो अलग अलग प्लॉट्स दिखा रखे हैं, एक तो ये वाला है एंड सेकेंडली आप देख रहे हो नीचे जो ब्लैक कलर में है। अब ये क्या चीज़ है कि अगर मैं आर को चेंज करूंगा तो भी तो ऑब्वियसली साइन नोट के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द पीक करंट एंड ईएमएफ। अगर मैं सिंपली भी लिख देता हूँ आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, तो सिंपली हमें पता है कि अगर आर को चेंज करेंगे तो करंट के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। तो वही चीज़ है कि अगर
आर को अगर मैं चेंज कर दूंगा, मान लो अगर मैं आर को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो करंट कम हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला प्लॉट दिखा रखा है, दिस इज फॉर द ग्रेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए आई थोड़ा सा कम है। सिमिलरली अगर मैं आर को क्या कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, तो करंट और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। बट बात क्या है कि पीक देखो एग्जैक्टली उतनी ही फ्रिक्वेंसी या उतनी ही एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे आपको देखने को मिलने वाली है। सिर्फ एस करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा अगर मैं आर को चेंज करूंगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ये नहीं डालने वाला है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर इन द एसी सर्किट। एसी सर्किट में कितनी पावर कंजप्शन होती है उसको हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स से इन एनी सर्किट, एनी सर्किट का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रेजिस्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, सिर्फ इंडक्टिव सर्किट हो या एलसीआर सर्किट हो, ये किसी भी तरह का सर्किट हो सकता है, एलसी भी हो सकता है, एलआर सर्किट हो सकता है, सीआर सर्किट हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह के अलग अलग सर्किट्स होते हैं, इसलिए हमने जनरल सा केस ले लिया। लेट्स से इन एनी सर्किट E is equals to E naught sin omega t, दिस इज इंस्टेंटेनियस EMF। ठीक है, एंड करंट, अब हमें नहीं पता कि सर्किट कैसा है, तो हम कह नहीं सकते कि जो करंट होगा वो EMF के फेज में ही होगा या कुछ फेज डिफरेंस होगा, करंट लीड कर रहा होगा या EMF लीड कर रही होगी, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इन एनी सर्किट बोला है तो करंट को भी हमें जनरल फॉर्म में लेना पड़ेगा। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमने मान लिया कि मान लेते हैं ये फाई कुछ ना कुछ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, हो भी सकता है, हो सकता है फाई जीरो भी हो जाए, वो तो बात की बात है। बट हम पहले एक जनरल सा केस लेके चलने वाले हैं, इसलिए हमने बोल दिया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एंड लेट्स से अगर अब मुझे कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हमने कैपिटल P बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे हम बोलते हैं P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। डीसी के लिए भी इस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं, एसी के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होगा, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। बट टेक केयर कि ये इंस्टेंटेनियस पावर है, दिस इज नॉट द एवरेज पावर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम करंट पास कर रहे हैं और फिर मैं बोल रहा हूं कि कितनी पावर कंज्यूम हुई, उसके लिए सीधा सीधा इस तरह से फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे इन द एसी। दिस इज ओनली अगर मुझे एक इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यस P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, और यू कैन से P इज इक्वल्स टू E इंटू आई, जैसा यहाँ पे हम E लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड सिमिलरली I की जो वैल्यू है ये हमने रखी है I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसको हमने एक बार साइड पे रख दिया। अब देखो फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द एसी अगर हम बात करते हैं, राइट, जो एवरेज पावर रहेगी उसे अगर हमें कैलकुलेट करना है, फिर मैं इस तरह से उसको नहीं लिख सकता कि एवरेज पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, है ना। उसके लिए मैं क्या लेके चलूंगा, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, जो कि एक साइकिल ऑफ द एसी में हो रहा है बाय द फोर्स एंड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, दिस इज द कैपिटल T। इतने टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है जो सोर्स है, उसको हमने डिवाइड कर दिया T के साथ। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, जिसमें हम मान के चलेंगे कि जो करंट है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, कैपिटल I है लेट्स से। सो इन दिस टाइम इंटरवल dt छोटा सा जो वर्क डन होगा, बिकॉज छोटा सा टाइम इंटरवल है तो इसमें जो वर्क डन भी होगा बाय द सोर्स वो भी बहुत छोटा सा होगा। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, dw इज इक्वल्स टू P इंटू डी टी, बिकॉज वही चीज़ की जो पावर है उसको हम लिखते हैं कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो वर्क डन है वो पावर इंटू टाइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सही है ना। पावर इंस्टेंटेनियस पावर है ये, तो उसको हमने लिख रखा है V इंटू आई, वही V इंटू आई यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब देखो जरा गौर से देखना, dw इज इक्वल्स टू V इंटू आई या वही चीज़ E इंटू आई कह लो, एक ही बात है। दोनों की जो वैल्यू हमने ये निकाली है ये सारी यहाँ पे आने वाली है, ये E की वैल्यू थी और ये हमारी I की वैल्यू है, साथ में dt, राइट। देन E नॉट, ये आ गया I नॉट, ये आ गया साइन ओमेगा टी, एंड यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया है साइन A प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी का, द साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे A कौन है, ओमेगा टी, B कौन है, फाइव, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है, एंड साथ में dt, सही है। तो ये हो गया छोटा सा वर्क डन जो इस छोटे से dt टाइम में हुआ है। एंड अगर मुझे कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है, इसी की कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क डन हुआ बाय द सोर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड्स फॉर द होल साइकिल। तो इंटीग्रेशन होगी dw की भी और इंटीग्रेशन होगा इस तरफ भी, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू, उसका जो इंटेग्रल है वो तो हो जाएगा टोटल वर्क डन, डब्ल्यू टोटल उसको हमने बोल दिया, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन किस चीज़ की होगी, ये अंदर वाले पार्ट की। यहाँ पे देखो क्या चेंजेस हमने करे हैं। यहाँ पे साइन ओमेगा टी था तो साइन का स्क्वायर ओमेगा टी हो गया कॉस फाई, सही है। एंड साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इसको ऐसे ही हमने रख लिया है। दोनों चीज़ों को इंटीग्रेशन होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे साइन का स्क्वायर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन सीधा सीधा तो होगी नहीं, तो इसके लिए हमने ये रिलेशन यूज करा, कॉस टू थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। थीटा की जगह यहाँ क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, तो इस चीज की इंटीग्रेशन होगी जीरो से लेके कैपिटल टी तक। वाई कैपिटल टी, बिकॉज हम कंप्लीट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ जीरो है एंड यहाँ कैपिटल टी टाइम होगा ना। ठीक है, अगर हाफ साइकिल की बात करते तो ऑब्वियसली कैपिटल टी बाय 2 लिखते, बट यहाँ हम कंप्लीट साइकिल में कंसीडर कर रहे हैं, सो आई हैव रिटन कैपिटल टी। चलो, एंड कहाँ थे हम, ये कॉस फाई कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ देखो टी नहीं है ना साथ में, टी नहीं है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 की फॉर्म में चेंज कर लिया। यहाँ कांस्टेंट कौन है, साइन फाई। ठीक है, साइन फाई था, अब ये 2 कहाँ से आया, तो हमने क्या करा यहाँ पे बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा है इस पूरे टर्म को ऐसे। तो ये जो 2 है वो ये रहा, और अंदर देखो क्या बचा, ये जो हमने कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, ये इतनी टर्म बची अंदर 2 साइन ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का इक्वल होता है, तो ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में होने चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना गाड़ी नहीं यहाँ पे चलने वाली है। नाउ दिस टोटल वर्क डन बिकम्स ई नॉट आई नॉट। ये जो इंटेग्रल है इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। देखो 1/2 इंटू डी टी, मतलब डी टी बाई 2, और साथ में कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 एंड साथ में डी टी। ठीक है, ये सारा बिल्कुल वैसे ही है। अब क्या है कि जो ये इंटेग्रल है और जो ये इंटेग्रल है, इसको सॉल्व करके जीरो रिजल्ट आता है। एग्जाम में डायरेक्टली आप जीरो भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर पूरा सॉल्व करना भी चाहते हो तो भी देखो अलग से हम कर भी लेते हैं। लेट्स सी, जो ये चीज़ है इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं, जीरो से लेके कैपिटल टी, 1/2 है, इसको तो बाहर निकाल लें, है ना, 1/2 कॉस टू ओमेगा टी। कॉस का जो इंटेग्रल होता है वो होता है साइन 2 ओमेगा टी, एंड नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुकी है तो इंटीग्रेशन का साइन अब नहीं आएगा, सिर्फ लिमिट्स आएंगी जीरो से लेके कैपिटल टी तक। 1/2, जो ये 2 ओमेगा ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा। सही है, अब देखो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो साइन 2 ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट जब पुट होगी फिर तो ये साइन जीरो ही बन जाएगा। यहाँ कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, और 2 इंटू 2 पाई ये हो जा रहा है 4 पाई। एंड क्या है कि जो साइन 4 पाई है ये भी जीरो होता है, साइन जीरो ये भी जीरो होता है, दैट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। और इसको जब मैं 1/4 पाई से 1/4 ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो, इट इज़ अप टू यू। डायरेक्टली भी लिखोगे तो चलेगा ही। ठीक है, और इसी तरह से दोनों इंटेग्रल जीरो के इक्वल होते हैं, तो दोनों को सॉल्व करके जीरो आ जाएगा, तो सिर्फ ये पार्ट हमारा बचने वाला है। सो यहाँ पे इस चीज़ की इंटीग्रेशन करके सिर्फ कैपिटल टी बाई 2 आ जाएगा, और ये हमारा टोटल वर्क डन निकल के आ जाता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अब दिस इज द वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, बट हम चाहते हैं पावर इन द एसी सर्किट। एंड जैसा हमने बोला था कि एक साइकिल के लिए एवरेज पावर हमें कैसे पता लगेगी, इस वर्क डन को कैपिटल टी से डिवाइड में कर दूंगा, वेयर कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड। तो वैसे ही करते हैं, वर्क डन तो आ गया, इसको कैपिटल टी से डिवाइड करते हैं। कैपिटल टी से डिवाइड करोगे तो ये वाला कैपिटल टी कट जाएगा और कुछ नहीं है, कैपिटल टी कटेगा, और बाकी पार्ट आपके पास ये बच जाने वाला है। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक चेंज हमने करा है, स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 बनाया है। पहले कितना था, सिर्फ 2 लिखा था, एंड बिकॉज 2 को ब्रेक डाउन करके स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है, तो जस्ट हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। एक स्क्वायर रूट 2 ई नॉट के नीचे लगा दिया, एक स्क्वायर रूट 2 आई नॉट के नीचे। ऐसा क्यों, बिकॉज ई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, ई आर एम एस, कि उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ऐसी आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, आई आर एम एस, ये करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया ई आर एम एस, ये हो गया आई आर एम एस, और साथ में कॉस फाई। अब जी कॉस फाई है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल एवरेज पावर किस तरह की निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रजिस्टर की बात करूंगा तो उसमें फाई क्या है, फेज डिफरेंस है ये करंट और ईएमएफ का। ठीक है, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, दैट इज फाई। रजिस्टर के लिए फाई जीरो था, दैट मीन्स रजिस्टर के लिए कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई दैट विल बी कॉस जीरो। कॉस जीरो होता है वन, सो ये वन के इक्वल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे वन बचेगा और इतनी निकल के आएगी एवरेज पावर रजिस्टर के लिए। लेकिन अगर इंडक्टर के लिए करोगे तो कितना निकल के आएगा, इंडक्टर के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो एंगल है वो माइनस पाई बाई टू है। अच्छा, माइनस क्यों लेके चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो हमने क्या करा, ई को ऐसे लिखा है और आई को इस तरह से लिखा है ओमेगा टी प्लस फाइव। इंडक्टर में क्या होता है, जो ईएमएफ वो लीड करती है और करंट लैग करता है, तो अगर यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा ऑब्वियसली। तो आप कंपेयर कर लो, जो फाई है वो माइनस पाई बाई टू है, ठीक है, इसलिए हमने फाई को माइनस पाई बाई टू यहाँ लिखा है। इंडक्टर के लिए फाई माइनस पाई बाई टू पुट करोगे तो कॉस माइनस पाई बाई टू जीरो होता है। सेम कैपेसिटर के लिए वहां पे प्लस पाई बाई टू होगा और कॉस पाई बाई टू पे भी कितना होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए जो एवरेज पावर है फॉर कंप्लीट साइकिल वो जीरो निकल के आती है। इंडक्टर के लिए भी एवरेज पावर जीरो और कैपेसिटर के लिए भी एवरेज पावर जीरो। दैट मीन्स ये कॉस फाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये डिसाइड कर रहा है कि ओवरऑल पावर कितनी होगी। इसलिए इस कॉस फाई को एक स्पेशल नेम से हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, अलग से पूछ सकते हैं शॉर्ट में कि जो रजिस्टर है उसके लिए पावर फैक्टर कितना है, रजिस्टर के लिए पावर फैक्टर कितना निकल के आया था, कॉस फाइव, दैट मीन्स कॉस जीरो दैट इज इक्वल्स टू वन। इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर कितना है, जीरो है, एंड कैपेसिटर के लिए भी पावर फैक्टर कितना है, जीरो है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सर्किट्स में ये पावर फैक्टर की जो वैल्यू है, कॉस फाइव की वैल्यू ये अलग अलग हो सकती है और वहीं से डिसाइड होगा कि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर कितनी है। तो जैसा हमने देखा इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए एवरेज पावर फॉर अ कंप्लीट साइकिल जीरो निकल के आती है। तो इस तरह के करंट को हम एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल इट वॉटलेस करंट, बिकॉज जो ये वॉट है ये पावर के ऐसा यूनिट्स होते हैं, सही है, एंड यहाँ पे एवरेज पावर ही जीरो है, दैट मीन्स जीरो वॉट की पावर है एक साइकिल में, इसीलिए इसको वॉटलेस करंट हमने बोला है। वर्डिंग में किस तरह से लिखेंगे, द पावर कंजम्पशन इज जीरो व्हेन ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, जिसको हमने एसी सप्लाई दी है। तो इस तरह के करंट को क्या बोला जाता है, वॉटलेस करंट बोला जाता है, जो पावर कंजम्पशन कर ही नहीं रहा, सही है, एंड इट इज जनरेटेड ओनली इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हमने एक सिंगल कैपेसिटर या फिर एक सिंगल इंडक्टर को कनेक्ट करा है एसी सप्लाई के साथ। ऐसा क्यों, बिकॉज दोनों ही केसेस में, इंडक्टर और कैपेसिटर वाले केस में, जो वोल्टेज है एंड जो करंट है, या कह लो जो ईएमएफ है और जो करंट है, ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्रीज का या पाई बाई टू रेडियंस का होता है। एंड पावर फैक्टर जो निकल के आएगा उसके लिए वो कॉस फाइव, दैट मीन्स कॉस पाई बाई टू, वो जीरो निकल के आता है, इसलिए ये करंट वॉटलेस कहलाता है इन दोनों केसेस में। और कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें जो करंट है वो वॉटलेस बन जाए। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से दो तरह का हमारे पास होता है, एक इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं, एंड क्वाइट सिमिलरली जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करता है। तो कुछ इस तरह से पहले हमने वर्डिंग में लिखा, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के बेसिस पे ये काम कर रहा है। इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विद द डिजायर्ड चेंज इन वोल्टेज एंड द करंट। दोनों में जिस तरह का हम चेंज चाहते हैं वो हम ला सकते हैं, लेकिन जो करंट की फ्रिक्वेंसी होगी उसमें हम कोई चेंज यहाँ पे नहीं लाएंगे। ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर सिर्फ वोल्टेज एंड करंट को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो इसका जो सेटअप है कुछ इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द इस तरह से हमने एक प्राइमरी कॉइल को लपेट रखा है और दूसरी तरफ एक सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल के साथ यहाँ पे हमने एसी सप्लाई कनेक्ट इसके साथ कर रखी होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलने वाली है। राइट, तो बेसिकली होता क्या है, अच्छे से समझते हैं। ये जो फिनोमिना है ये सिर्फ तब होगा अगर मैंने एसी के साथ इसको कनेक्ट करा, डीसी के साथ नहीं होगा। तो पहले समझते हैं कि एसी की वजह से क्यों होता है, फिर डीसी की भी बात कर लेंगे। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से सबसे पहले होता है ईएमएफ चेंज।
पीरियोडिकली ईएमएफ मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बार बार चेंज करती है। ईएमएफ चेंज होगी तो ऑब्वियसली जो करंट है वो भी चेंज होगा, सही है, मैग्नीट्यूड में कम ज़्यादा होगा, डायरेक्शन को भी स्विच करेगा। अब अगर करंट पास हो रहा है इस कॉइल में से इस तरह से, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ बन रही होगी, जो भी क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी, बिकॉज करंट भी चेंज कर रहा है, सही है। करंट जब बहुत कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी वीक होगी, जब करंट स्ट्रॉन्ग वैल्यू को एक्वायर करेगा, पीक वैल्यू लेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन भी रही है और वो चेंज भी होती जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इन कॉइल्स में से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो भी क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, ठीक है। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वही क्या करता है, इट गिव्स राइज टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, सही है। जितना जल्दी जल्दी ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, या कह लो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की रेट है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी देखने को मिलेगा। अगर बहुत धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ऑब्वियसली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये भी बहुत ही कम होगा, बहुत धीरे धीरे से ही प्रोड्यूस होने वाला है, बहुत कम वैल्यू रहेगी उसकी, ठीक है। बिकॉज एज वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी फाई बाई डी टी। जितना डी फाई बाई डी टी होगा उतना ही प्रोपोर्शनली आपको ईएमएफ देखने को मिलेगी ज़्यादा। अच्छा, ये सब तो हो गई एस प्राइमरी कॉइल की बात। अब देखो यहाँ पे जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हैं, दैट मीन्स जो फील्ड लाइन्स है वो यहाँ से पास हो रही होंगी ना, कुछ इस तरह से मान लो, राइट। एंड जो ये सॉफ्ट हमने आयरन की कोर को लगाया है, इसका काम क्या है कि जो फील्ड लाइन्स हैं इस तरह से बाहर लीक आउट ना कर सकें। ये फील्ड लाइन्स इसी में से इस तरह से पास करके सारी फील्ड लाइन्स इस सेकेंडरी कॉइल में से भी क्या करें, पास करें कुछ इस तरह से, इसलिए ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करा है। अदरवाइज अगर इसको हम यूज़ ना करते तो ऑब्वियसली कुछ फील्ड लाइन्स इस तरह से इस सेकेंडरी में से पास ना करती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इन कॉइल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं वैसा यहाँ पे भी बोल सकता हूँ, इनके लिए भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं अपनी वैल्यू को कम ज़्यादा कर रही होंगी, जो फ्लक्स है ये भी कम या ज़्यादा हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज यहाँ भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या बन रही होगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही होगी, सही है। दैट मीन्स दोनों तरफ आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिल रही है, प्राइमरी कॉइल में भी और सेकेंडरी कॉइल में भी। अब देखो जरा गौर से देखना, मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस प्राइमरी कॉइल में और इस सेकेंडरी कॉइल में, फिलहाल जैसे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कम नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो मान लेते हैं इन नंबर ऑफ कॉइल्स को एन पी बोल दिया और इधर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हमने एन एस बोल दिया, पी इज प्राइमरी, एस एस सेकेंडरी, ओके। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में बन रही है उसको हमने लिखा यूजिंग द फैराडे एंड लेंस लॉ, इज इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे पी लगा दिया और यहाँ पे भी पी लगा दिया, पी स्टैंड्स फॉर द प्राइमरी, एंड सिमिलरली सेकेंडरी के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी डी फाई बाई डी टी लिखा है, यहाँ भी डी फाई बाई डी टी लिखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी लीकेज फ्लक्स की नहीं हो रही है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये जितना रेट ऑफ चेंज फ्लक्स का यहाँ होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे होगा, डी फाई बाई डी टी दोनों जगह पे सेम ही हो। अगर हम इस कॉइल को यूज़ ना करते, कॉइल कह रहा हूँ सॉरी, सॉफ्ट आयरन के कोर को यूज़ ना करते, तब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि जितना डी फाई बाई डी टी प्राइमरी कॉइल के लिए उतना ही डी फाई बाई डी टी सेकेंडरी कॉइल के लिए हो, तब ये दोनों टर्म्स इक्वल ना होती, फिर ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस को कंसिडर करने के लिए इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ कर रहे हैं, जीरो लीकेज, बिल्कुल आइडियल एक केस हम यहाँ पे कह लो मान के चल रहे हैं। बाय द वे अगर एक्चुअल में भी हम इस सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करेंगे तब भी थोड़ा बहुत लीकेज तो फ्लक्स का होता ही है, बट यहाँ पे बिल्कुल हमने आइडियल केस कंसिडर करके चलना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, तो ई एस अपॉन ई पी दैट इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एन एस अपॉन एन पी। तो जितनी रेशियो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स की है उतनी ही रेशियो एस ई एस एंड ई पी की है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। एस एन एस अपॉन एस पी को हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर टर्न्स रेशियो। तो कहने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे एन पी से,
ठीक है। अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो यहाँ भी तो वही आपको देखने को मिलेगा, जो ई एस है वो भी ज़्यादा होगा ई पी से। दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल में जो ई एम एफ प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर इन कंपेरिजन टू दिस ई एम एफ दैट इज इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स हमने क्या करा, जितनी ई एम एफ प्राइमरी कॉइल में हमारे पास पहले थी उससे भी बढ़ाकर हमने ईएमएफ को प्रोड्यूस कर दिया इन द सेकेंडरी कॉइल। दैट मींस वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हमें एनएस ज़्यादा रखने पड़ेंगे एनपी से, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा रखने पड़ेंगे, जैसा यहाँ पे भी दिखा रखा है। सेकेंडरी में देखो ज़्यादा टर्न्स नजर आ रहे हैं, प्राइमरी में कम है। तो देख के हमें पता लग सकता है कि जो ये ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की एग्जांपल है। सिमिलरली अगर उल्टा कर देते, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हों, सेकेंडरी में बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स रख दें, फिर वो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये हमें समझ में लग गया कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एन एस ज़्यादा होगा एन पी से, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एन पी ज़्यादा होगा एन एस से। प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में कम टर्न्स होंगे। अब एक और चीज़ को देखते हैं कि अगर मान लो, चलो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है ना, सेकेंडरी में ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करवा देगा प्राइमरी से भी। तो अगर ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो क्या करंट को भी बढ़ा रहा होगा? अगर हम सिंपल लेट्स से इंट्यूशन यूज़ करते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ, अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो शायद करंट भी बढ़ रहा होगा। तो उसी को देखते हैं क्या ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। सो कंसिडर, हम फिर वही करने वाले हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस वगैरह यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग कि जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है वो बिल्कुल क्या है, आपस में इक्वल है। सही है, दैट मीन्स ई पी इंटू आई पी, जो पावर होता है उसको हम वी इंटू आई के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ई इंटू आई की फॉर्म में लिख के चल रहे हैं। ई इज द ई एम एफ। तो प्राइमरी के लिए ई पी इंटू आई पी हो गया और सिमिलरली सेकेंडरी के लिए ई एस इंटू आई एस हो गया। यहाँ से रेशियो देखो, ई एस अपॉन ई पी वो हो जाएगी आई पी अपॉन आई एस के। ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर ई एस ज़्यादा होगा ई पी से, देखो ई एस अगर ज़्यादा होगा ई पी से तो इधर भी न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स आई पी ज़्यादा होगा आई एस से। अरे ये क्या हुआ, अगर ई एम एफ सेकेंडरी की ज़्यादा है तो करंट जो है वो प्राइमरी का ज़्यादा है। कहने का मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को अगर स्टेप अप कर रहा है, वो करंट को स्टेप डाउन कर दे रहा है, वो कम कर दे रहा है। एंड सिमिलरली जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो किस तरह से काम करता है, ये वोल्टेज को तो स्टेप डाउन करता है जो उसका नाम बता रहा है, बट ये करंट को स्टेप अप कर देता है बाय द सेम अमाउंट, बाय द सेम रेशियो। ठीक है, दैट मीन्स अगर स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर है इसने वोल्टेज को अगर डबल करा, 2 टाइम्स करा, तो करंट को इसने हाफ कर दिया होगा। सिमिलरली जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, अगर इसने वोल्टेज को स्टेप डाउन करा ना, मान लेते हैं कि अगर 1/3 कर दिया तो इसने करंट को 3 टाइम्स बढ़ा भी दिया होगा। ये मतलब निकल गया था यहाँ पे।